दोस्तों, पीपल्स करंट यूट्यूब मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम फैसले सुनाए गए। सबसे अहम बात यह है कि इस संबंध में कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थी, जो कुल 56 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए। उन सभी याचिकाओं को मिलाकर केवल एक ही याचिका दाखिल रही गई है, जिसमें राहुल रमेश वाघ याचिकाकर्ता है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवादी। ये राहुल वाघ वही है कि जिनके संदर्भ में कभी कभार विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनका नाम लिया था और वो कहाँ के हैं इस संदर्भ में उनको कोई सही जानकारी नहीं थी। लेकिन इसी उनकी याचिका पर कल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस बार भी इस मामले में या इस केस पर सुनवाई टल गई और अगली तारीख 25 फरवरी मिल गई। इस संबंध में 25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अहम बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर सुनवाई में क्या हो सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आदेश के बाद राज्य सरकारों को 3 अहम और अनिवार्य काम करने को कहा गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट शब्द के तहत आदेश दिया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहली शर्त यह थी कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि यह एक परीक्षण होगा कि ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त है भी या नहीं। और तीसरी शर्त यह थी कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से ऊपर चला जाए। इन तीनों पहलुओं पर अगर गौर करें तो जातिवार जनगणना बेहद अहम हो जाती है। हालांकि भारत में जातिवार जनगणना तो दूर, साधारण जनगणना भी 2021 में नहीं की गई। यह अभी तक नहीं हुआ है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की आबादी के बारे में मांगे गए डेटा पर रियायत दी थी कि यदि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत किया जाता है तो भी उस पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए डेटा को मंजूरी दे दी। हालांकि डेटा को मंजूरी देते समय उस समय चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। उस आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का आदेश तत्कालीन न्यायमूर्ति एम खानविलकर, एएस वोक और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिया था। हालांकि तत्कालीन राज्य सरकार के लिए ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव का सामना करना मुश्किल था, क्योंकि अब ओबीसी का समर्थन खोने की बारी थी। इसलिए देखा गया कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण तय होने तक चुनाव को कैसे टाला जाएगा। और फिर राज्य चुनाव आयोग ने 92 स्थानीय निकाय के चुनाव के आदेश दिए और जो बिना ओबीसी आरक्षण के थे। इस संबंध में कोर्ट ने खुद आपत्ति जताई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 367 स्थानिक स्वराज्य निकाय या संस्थानों के चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केवल 92। तो इस कोशिश में आयोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी सर्वोच्च न्यायालय ने बात उठाई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर राज्य पिछड़ा आयोग का जो डेटा जमा किया गया था उसे जो मंजूरी मिल गई थी, तो उसी संदर्भ में वो अंतिम निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर अनुमान लगाए कि 25 फरवरी को इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है, आने वाले 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में, तो वो सुनवाई क्या हो सकती। तो एक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुभवजन्य आंकड़ों को स्वीकार किया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यदि स्वीकार भी कर लिया हो तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट की समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन अगर हम परीक्षण करें कि क्या ट्रिपल टेस्ट समस्या पूरी तरह से हल हो गई है, तो यह अभी भी बनी हुई है। ये नौबत अभी भी बनी हुई है भागिनी, क्योंकि अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित आंकड़ों को किसी भी राज्य से चुनौती दी जा सकती है। लिहाजा निर्वाचित ओबीसी प्रतिनिधियों के राजनीतिक करियर पर फिर से ग्रहण लग सकता है। अतः जातिवार जनगणना का इस संबंध में एक निश्चित एवं ठोस समाधान है। हालांकि इस संबंध में ओबीसी की भी ऐसी ही मांग है, लेकिन देश में अभी भी जातिवार जनगणना नहीं हुई है।
तथापि ऐसे समय में महाराष्ट्र में करीब 367 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। अगर इन चुनाव में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला तो इसका असर निश्चित तौर पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर पड़ेगा। ये जानते हुए भी क्या फैसले से ओबीसी आरक्षण का मसला तुरंत सुलझ जाएगा या आएगा वो फैसला? बेशक ओबीसी समुदाय और सरकार भी इस संबंध में ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी क्या ओबीसी के लिए यह राजनीतिक आरक्षण कायम रहेगा? हालांकि यह मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि इसकी कोई संभावना नहीं है कि इस तरह के राजनीतिक आरक्षण के खिलाफ दोबारा अपील नहीं की जाएगी। तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर, खासतौर पर राजनीतिक आरक्षण को लेकर जिस तरह से सवाल आज भी बरकरार है, चाहे 25 फरवरी को वो सुनवाई हो जाए या कोई भी निर्णय आ जाए, लेकिन यदि वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो डेटा है, जो स्टैटिक्स है, वो स्वीकृत भी किया गया है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि यह संवैधानिक तौर पे की गई जात निहाय जनगणना के द्वारा उभर कर आए हुए आंकड़े हैं, कतई नहीं होता है। इसलिए इसके खिलाफ कोई भी चैलेंज कर सकता है। हालांकि फिलहाल राज्य में स्थानिक स्वराज्य संस्थानों या निकायों के चुनाव कराने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा जरूर की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देरी भी हो चुके हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल इसमें बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इस संदर्भ में अपनी टिप्पणी कर चुका है। तो देखते हैं आने वाले 25 फरवरी को ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अगर दिया जाता है तो उसका क्या परिणाम राजनीतिक तौर पे होगा और सामाजिक तौर पे होगा। लेकिन हालांकि स्थिति तो जो के त्यों ही बनी है ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।